हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस गुरु। तो भैया हम पढ़ रहे थे PYQ LPCBT2 इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। तो भाई अभी तक मैंने पार्ट 1 को क्लियर कर दिया है। अगर अभी तक नहीं देखे हो तो पार्ट 1 को जरूर देख के आना, जिसमें से मैंने 20 क्वेश्चन कराए थे। आज के इस सेशन में हम लोग नेक्स्ट 20 से 30 क्वेश्चन को देखेंगे और बचे हुए क्वेश्चन को पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे। तो भाई मैंने प्रीवियस क्लास में बहुत डिटेल से हर क्वेश्चन को बताया था, सेम वही कोशिश करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? प्रत्यावर्तित द्वारा प्रेरित ईएमएफ का परिमाण के रूप में दिया गया है। ठीक है, किस रूप में दिया जाता है? किसी भी ईएमएफ का परिणाम। ठीक है, जब किसी भी प्रत्यावर्तित यानी कि अल्टरनेटर द्वारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, प्रेरित ईएमएफ होता है, उसका जो भाई परिमाण है, मैग्नीट्यूड, किस रूप में दिया जाता है? जहां पे दिया गया है तुम्हारा बी है अभिवाह घनत्व। बी क्या मतलब? फ्लक्स डेंसिटी है तुम्हारा। एल क्या है? तुम्हारा कंडक्टर की लंबाई है। और वी क्या है? घूर्णन का वेग है, वेलोसिटी है। और क्यू वह कोण है जिस पर चालक बल की रेखा को काटता है। तो भाई आपने पढ़ा होगा कि जो ईएमएफ का फॉर्मूला आता है बाबू, वो आता है BLV साइन थीटा। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि जब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में याद रखना इस चीज को, जब किसी भी एक मैग्नेटिक फील्ड में क्या है तुम्हारा? मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में भाई जब तुम एक कंडक्टर को क्या करते हो? रखते हो। एक कंडक्टर को जिसकी लंबाई एल है, जिसकी लंबाई क्या है बाबू? जिसकी लंबाई एल है, और उसको कंडक्टर को रखते हो। और एक कंडक्टर भाई तुम्हारा वी वेलोसिटी से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, घूम रहा है। तो भाई और इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर थीटा डिग्री का कोण बनाता है, तो इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसको हम इस फार्मूला से क्या करते हैं? देते हैं, E बराबर BLV साइन थीटा। भाई इस पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो थीटा होगा, थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री होती है, थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री होती है, तब भैया ये जो ईएमएफ आता है, ईएमएफ आता है, वो इस ईएमएफ को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम ईएमएफ। क्योंकि भाई ये जो थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितना होती है? साइन थीटा यानी कि थीटा जब 90 डिग्री रखोगे तो भाई इसकी वैल्यू 1 आएगी। और इस कंडीशन में जो भैया तुम्हारा ईएमएफ होगा क्या होगा? 1 आएगा। यानी कि थीटा करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? इस चीज को, इस कंडक्टर को तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर क्या करना पड़ेगा? शिफ्ट करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, तभी कंडीशन में तुम्हारा एक क्वेश्चन आएगा। तो इस पे भी एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई जब हमें मैक्सिमम ईएमएफ यानी कि अधिकतम ईएमएफ प्रेरित कब मिलता है? जब तुम्हारा जो कंडक्टर है, यानी कि जो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत रखा हो, तब। एक क्वेश्चन भी पूछा है, सेम क्वेश्चन पूछता है कि भाई न्यूनतम ईएल भी मुझे कब मिलेगा? ठीक है, न्यूनतम ईएमएफ कब मिलेगा? तो भाई साइन थीटा की वैल्यू ई मिनिमम, यानी कि न्यूनतम ईएमएफ कब मिलेगा? जब थीटा की वैल्यू 0 होगी। क्योंकि भाई साइन थीटा 0 बराबर कितना होता है? 0 होता है। और ईएमएफ हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में जो एंगल होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड और तुम्हारा किसके बीच में एंगल? जल्दी से बोलो, ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर, इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इसको तुम क्या कर दो? शिफ्ट कर दो इस कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फील्ड के लाइन में, यानी कि पैरेलल। अब भैया थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो गया, तो इस केस में तुम्हारा क्या मिलेगा? मिनिमम ईएमएफ मिलेगा। समझ में आया? इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? तो भाई इस प्रकार के 2 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी कि 0 कब मिलेगी? जब तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, हाँ, जब तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड के समांतर में कंडक्टर को रखा गया है, उस कंडीशन में तुम्हारा क्या मिलेगा? मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। इसमें से एक भी टर्म, अगर वेलोसिटी को तुम अगर 0 कर दे रहे हो, वेलोसिटी यानी कि घूर्णन की वेग को अगर तुम 0 कर रहे हो, तो उस कंडीशन में तुम्हारा जो ईएमएफ मिलेगा 0 मिलेगा। तो ये सारे डिफरेंट फॉर्म करके वो भैया कुछ भी करके, एक डाटा को करके तुम्हें एग्जाम में घुमा देगा और पूछ देगा। तो तुमसे बस फॉर्मूला ही पूछा था, तो भैया क्या हो जाएगा? BLV साइन थीटा। लेकिन थीटा की जगह उसने क्या बोला है? क्यू बोला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1। तो भाई बोलो मजा आया क्या? तो भैया क्वेश्चन नंबर 21 की अपार सफलता के बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि एक डीसी शंट मोटर में धारा क्षेत्र बढ़ाने पर, क्षेत्र धारा को बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? आप सबने पढ़ा है कि सर जो हमारा फील्ड करंट होता है, फील्ड करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स होता है। ठीक है, अगर तुम फ्लक्स की वैल्यू को तुम जितना बढ़ाओगे, तुम्हारा फील्ड करंट बढ़ेगा। और आपने एक और चीज पढ़ा है कि सर जो स्पीड होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स होता है। मेरे भाई अगर तुम धारा क्षेत्र को बढ़ा रहे हो, तो धारा क्षेत्र को तुम बढ़ा रहे हो, फील्ड की करंट को तुम क्या कर रहे हो? क्षेत्र धारा को तुम क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो। तो तुम्हारा फ्लक्स भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब तुम भैया ये देखो, ये फ्लक्स तुम्हारा ऐसे बढ़ रहा है, तो भैया ये स्पीड क्या होगा? क्योंकि इनवर्सली है, ये बढ़ेगा, तो ये भैया क्या करेगा? घटेगा। यानी कि तुम क्या करोगे? मोटर की चाल को क्या करोगे? कम करने के लिए तुम भैया इस
चीज को करते हो, यानी कि फील्ड करंट को बढ़ाते हो। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, मोटर चाल को कम करने के लिए हम लोग भैया फील्ड करंट को किसी भी शंट मोटर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको भाई बिना कलम भी उठाया कर सकते हो, बाकी तुम्हारी इच्छा कैसे कर रहे हो मैं बता रहा हूँ, अच्छे से बताऊंगा। किसी परिपथ में 3 प्रतिरोधक है जो 15 ओम, 10 ओम और 20 ओम के हैं। 3 प्रतिरोधक 15 ओम, 10 ओम और 20 ओम के हैं। 10 ओम के और 20 ओम के प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में, ठीक है। तो भैया पहले हम ये काम कर लेते हैं, 10 ओम और ये 15 ओम, ये भैया क्या है तुम्हारे समांतर क्रम में है, और सॉरी 10 और 20 ओम का है, माफ करना, 10 और 20 ओम के भाई समांतर क्रम में, और इसके साथ 15 ओम का क्या है भाई, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। और इन सबको भैया 24 वोल्ट के साथ बैटरी के साथ क्या कर दिया गया है, लगा दिया है। तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली क्या करनी है, कुल धारा। तो भाई आई बराबर सबको पता है V/R, और वोल्टेज की वैल्यू मुझे पता है 24, रेसिस्टेंस की वैल्यू निकालना है। अब भाई तुम इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालोगे, तो देखो मैं कितना जल्दी पैरेलल कॉम्बिनेशन इसका निकाल रहा हूँ। तो देखो ये 10 का कितना टाइम से 2 गुना है, 2 गुना है, तो भैया इसका जो पैरेलल आया वो 20/3 आ जाएगा, और प्लस सीरीज में है तो ये हो जाएगा 15। इसको जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 15 या 45 और 20 कितना हो जाएगा भाई, जल्दी से बोलो, 65/3 हो जाएगा इसका, यानी कि आर जो इक्विवेलेंट आ गया कितना हो गया, जल्दी से करो, 65/3 हो गया। अब भाई भैया 65/3 3 हो जाएगा ऊपर। अब भैया ये देखो 24 3 72, 72/65, इसको जब डिवाइड करोगे तो देखो 65 एक कम 65 एक में रहते जाएगा, तो 1.1 यानी कि खत्म, बस कोई सोल्यूशन नहीं था। सर ये आपने कैसे किया, तो भाई देखो इसका एक मैं ट्रिक बता देता हूं। जैसे देखो जब भी 2 ऐसे चीज है, ठीक है, जैसे तुम्हें दे दिया है 3 और 6, 3 और 6 को तुम्हें समांतर क्रम में निकालने के लिए, सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है कि 3 और 6 को मैं निकालूंगा तो सर एक तो ये फॉर्मूला है R1/R1 ये वाला, और 2 प्रतिरोध है तो भैया एक ये लगाते हो R1 × R2 बटे R1 + R2। भैया ये सब इतना लिखने का टाइम नहीं है, फिर क्या करोगे 6 × 3 बटे 9, इससे भी करोगे तो तुम्हारा 2 ओम आएगा। लेकिन उससे भी जल्दी करना है तो सबसे पहले देखो ये छोटका ही बड़का का कितना टाइम से, तो देखो 3 का कितना टाइम से 2 टाइम्स ज्यादा है ना, तो बस ये बड़का में ये 2 टाइम्स ज्यादा है, तो में अपने मन से एगो दिमाग में एक जोड़ देना और उससे भागा देना। तो देखो 6/3, 2 यहाँ भी आया 2 यहाँ भी आया, तो भैया सब शॉर्टकट है, ये चीजें तुम सीखते रहोगे, ठीक है, जल्दी जल्दी करोगे। तो सेम काम मैंने वही किया था और खत्म किया क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 पे। तो भाई देखो निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लायर, तो भाई डिफरेंट टाइप के प्लायर होते हैं, ट्रेड वाले सब पढ़े होंगे, का उपयोग तारों में लूप का आकार देने और हल्की धातु की पट्टियों में वक्र बनाने के लिए किया जाता है। तो भाई हमारे पास इंड कटिंग प्लायर है, राउंड नोज प्लायर है, स्लिप ज्वाइंट प्लायर है, फ्लैट नोज प्लायर है। इसमें से बहुत सारे क्या है भाई, 4 टाइप के प्लायर है, इन चारों का अलग अलग यूज है। तो उनमें से एक राउंड नोज प्लायर है, यानी कि गोलमुख प्लायर है, जिसका यूज हम लोग करते हैं बाबू किसमें, तारों को लूप का आकार देने के लिए और हल्की धातु को पट्टियों में वक्र बनाने के लिए। तो भाई अगर मैं पूछूं इंड कटिंग प्लायर्स, जैसे तुमने कभी कभी देखे होंगे नट वोल्ट और तार के जो इंड वाले सतह होता है, जैसे भाई यहां तक मैंने कर दिया, जो इंड सतह दम लास्ट वाले सतह पे हमें काटना है तो उसमें हम लोग यूज करते हैं इंड कर्तन प्लायर, यानी कि अंतः कर्तन प्लायर का यूज करते हैं, ठीक है। स्लिप ज्वाइंट प्लायर का हम लोग वहां पे यूज करते हैं, जैसे बहुत डिफरेंट आकार के क्या होता है, नट होता है, वोल्ट होता है, ठीक है, पाइप होता है, उसको मोड़ने या ढीला करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्लिप ज्वाइंट प्लायर का यूज करते हैं। फिर एक होता है फ्लैट नोज प्लायर, यानी कि फ्लैट का मतलब होता है बाबू क्या, मुख्य रूप से इसका हम लोग तार की भाई मोड़ने, उसको सीधा करने के लिए, ठीक है, पकड़ने के लिए या आभूषण बनाने के लिए भी हम लोग करते हैं, ठीक है। आभूषण बनाने के लिए तो इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन भी पूछा है, ठीक है, आभूषण बनाने के लिए हम लोग किस प्रकार के प्लायर का यूज करते हैं, तो चपटे मुख वाला प्लायर, यानी कि फ्लैट नोज प्लायर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए सॉरी क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है, भाई देखो धारा को मापने के लिए मल्टीमीटर का उपयोग करते समय निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। देखो भाई एक मल्टीमीटर है, देखो मल्टीमीटर एक डिवाइस है जिससे तुम भैया धारा की वैल्यू नाप सकते हो, ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू नाप सकते हो, साथ ही साथ रेसिस्टेंस की वैल्यू नाप सकते हो, और यहाँ से एक तुम कंटिन्यूटी टेस्ट भी करते हो, ठीक है। ये सारे चीज तुम कहाँ से करते हो, मल्टीमीटर से। अगर तुम्हें धारा की वैल्यू को नापना है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि भाई जो लोड है, लोड को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीमीटर के साथ हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। जिस लोड पे हमें धारा नापना है तो उस लोड को क्या करेंगे बाबू, इस मल्टीमीटर के साथ श्रेणी में हम लोग जोड़ देंगे, और भैया क्या करेंगे, हम लोग धारा की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो देख लो ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, मल्टीमीटर को लोड के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4। समझ में आ गया। चलिए
कभी तुमने मल्टीमीटर का सीधे विद्युत स्रोत से जोड़ा है क्या, ऐसा काम किया है क्या? मल्टीमीटर में खुद का बैटरी होता है भाई, ये वही से काम होता है, ठीक है। लोड के साथ समांतर क्रम में जोड़ा था, ये वोल्टेज की जब वैल्यू नापना जाता है तब, ठीक है, याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 26, देखो यार, सिरामिक संधारित्र का उपयोग समांतर कहाँ किया जाता है? तो पहले देखो, सबसे पहले कैपेसिटर से एक टर्म आता है। कैपेसिटर का यूनिट क्या होता है, सबको पता है, फैराड होता है, ठीक है। कैपेसिटर का एक फॉर्मूला आता है भैया, क्या होता है, ई नॉट ए बाई डी होता है, जहां पे क्या है तुम्हारा एरिया ऑफ प्लेट है, ठीक है, एरिया ऑफ प्लेट है, यानी कि प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया है, और डी है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। याद रखना, इससे भी फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, यानी कि भैया दो प्लेटों के बीच में, अरे भाई एक प्लेट हो गया, एक प्लेट हो गया, इन दोनों के बीच में भैया जो फॉर्म डिस्टेंस है, इसी को तो बोलते हैं भैया कैपेसिटर। इसी के बीच में क्या करता है, चार्ज को भैया क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है। इधर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, समझ में आ गया? तो भैया कभी भी तुमसे पूछे अगर डिस्टेंस क्या होता है, अगर तुमने डिस्टेंस के बढ़ा रहे हो, डिस्टेंस के बढ़ा रहे हो, तो कैपेसिटेंस तुम्हारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और तुम एरिया को ज्यादा करोगे, इस एरिया को तुम जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा तुम कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूला के रिलेशन के बेस पे पूछे जाते हैं। तो इसी तरह से संधारित्र के बहुत सारे टाइप है, जैसे सिरामिक संधारित्र हो गया, ठीक है। उसी के साथ तुम्हारा आता है माइका कैपेसिटर, ठीक है। ये बहुत सारे कैपेसिटर के टाइप है, पेपर कैपेसिटर, ठीक है। तो भैया इसमें से सिरामिक संधारित्र का जो यूज किया जाता है, उसको भैया हम लोग कहाँ यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का एग्जांपल है तुम्हारा क्या, एक टीवी का सर्किट, तो इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो टीवी सर्किट में। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 पे। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको मैं अच्छे से बताऊंगा। देखो, यदि दो प्रेरक अन्योन्य प्रेरक, यानी कि अन्योन्य का मतलब होता है बाबू एडेटिव, ठीक है, एडेटिव इंडक्टेंस, ठीक है, एम के सहायता से श्रेणी क्रम में हो तो तुल्य प्रेरकत्व कितना होगा? तो भाई इसमें चार बनते हैं, एक तो भैया श्रेणी क्रम का और एक समांतर क्रम का। तो मैं चारों का फॉर्मूला तुम्हें लिखवा देता हूं, इस चारों से फॉर्मूला आएंगे ही आएंगे, आपके एग्जाम में कोई ना कोई फॉर्मूला आएगा। तो देखो भाई, पहला बात करेंगे हम लोग श्रेणी का, ठीक है, श्रेणी क्रम का। तो श्रेणी क्रम में उसमें दो टाइप के बनेंगे। तो पहला बनेगा, इसमें से ए बनेगा तुम्हारा क्या, अन्योन्य, यानी कि एडेटिव। क्या बनेगा तुम्हारा, एडेटिव, ठीक है, एडेटिव, ठीक है। एडेटिव में रहेगा तुम्हारा, देखो फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे रहेगा, देखो ये रहेगा तुम्हारा दो प्रतिरोधक, और यहां से देखो डॉट से करंट इंटर कर रही है, और यहां पे भी तुम्हारा डॉट से करंट इंटर कर रही है। तो भैया देखो, जब तुम्हारा करंट डॉट से, यानी कि देखो एक टर्मिनल डॉट से, देखो डॉट का मतलब इंटर होता है, यहां से भी करंट इंटर किया, यहां से भी करंट इंटर किया, यानी कि दोनों इंडक्टर में करंट यहां पे इंटर कर रहा है, यानी कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। और इन दोनों के बीच का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इसको बोलते हैं एम, और ये हो गया L1 और L2। तो भैया इस केस में जब तुम L इक्विवेलेंट निकालते हो, L इक्विवेलेंट निकालते हो, तो उसका फॉर्मूला था L1 प्लस L2 प्लस 2M। इस फॉर्मूला को याद रखना, कब, ये जब एडिटिव होता है। तो अब इसी कंडीशन में आ जाएगा तुम्हारा सबस्ट्रक्टिव, यानी कि विरोधी करेगा, यानी कि भैया एक से करंट निकलेगा, यानी कि एक से करंट निकलेगा, और एक से करंट भैया तुम्हारा क्या होगा, बाहर आएगा। तो देखो भाई मैंने बना दिया ऐसे, देखो भाई एक से करंट इंटर कर रहा है, और दूसरा से इंडक्टर से करंट देखो यहां से बाहर निकल रहा है। ये हो गया तुम्हारा L1 और ये L2, और इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है भैया, M है। तो ठीक है, इस कंडीशन में जो तुम्हारा L इक्विवेलेंट आता है, वो आता है L1 प्लस L2 माइनस का 2M। तो भाई ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर तुम्हारे मन में होगा कि सर सीरीज एडिटिव में जब श्रेणी क्रम के एडिटिव की बात करेंगे, तो भैया अगर तुम यहाँ पे भी करंट ले सकते हो, यहाँ पे भी अगर करंट यहाँ से बाहर निकल रहा है, जैसे ये देखो ये करंट बाहर निकल रहा है, ये भी यहाँ से करंट बाहर निकल रहा है, तो देखो दोनों में बाहर ही निकल रहा है, ठीक है। तो भैया ये भी क्या हो जाएंगे, तुम्हारे एडिटिव हो जाएंगे श्रेणी क्रम में, यानी कि एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। बस डिफरेंट नहीं है, डिफरेंट यहाँ भी हो गया, वो क्या हो गया बाबू, अपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको बोलेंगे विरोधी, यानी कि सब्ट्रैक्टिव। तो उस कंडीशन में माइनस का हो जाएगा। जैसे भैया इस पे क्वेश्चन तुमको पूछ देगा, क्वेश्चन कैसे पूछ देगा, लो ऐसे दे देगा फिगर एग्जाम में, यहाँ पे डॉट दे देगा, यहाँ पे डॉट दे देगा, और ये दे देगा दो और दो, इन दोनों के बीच में दे देगा एक, ऐसे। तो बोल देगा कि L इक्विवेलेंट निकालो। तो तुम्हें पहले पता होना चाहिए कि भैया सीरीज एडिटिव है क्या, हाँ भाई दोनों से देख लो करंट डॉट के साथ इंटर कर रहा है, तो एडिटिव है। तो फॉर्मूला लगाएंगे L1 प्लस L2 माइनस प्लस का 2M। L1 की वैल्यू कितना है, 2 है, प्लस 2 और प्लस M का वैल्यू कितना है, 1 है, 2 गुने 1, तो भैया कर दो 2 2 4 और 2 6, ठीक है। तो भैया ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, ठीक है। अब इसी के साथ श्रेणी क्रम का हो गया। अब भैया पैरेलल का भी आता है, तो दूसरा बात कर लेते हैं भैया पैरेलल, यानी कि समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में भी ऐसे ही बात करे जाएंगे। एक होगा तुम्हारा एडिटिव, यानी कि जो अपने आप को सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरा होगा तुम्हारा विरोधी, यानी कि सब्ट्रैक्टिव, ठीक है।
तो इस कंडीशन को भी हम लोग फार्मूला को लिख देते हैं, तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई एग्जाम में पूछ दिया जाएगा। जैसे देखो मैं बात करूंगा तो देखो समांतर क्रम में जोड़ दिया, समांतर क्रम में जोड़ दिया। एडिटिव का मतलब भैया दोनों से करंट इन होना चाहिए, तो देखो यहाँ से भी करंट डॉट से इन हुआ, यहाँ से भी डॉट इन हुआ, और इन दोनों के बीच भैया जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसको मैंने दे दिया एम, ये L1 है और ये तुम्हारा L2 है। तो जब तुम इस कंडीशन में L इक्विवेलेंट की वैल्यू को निकालते हो, L इक्विवेलेंट की वैल्यू को निकालते हो, तो जो तुम्हारा फॉर्मूला होता है वो लिख लेना, क्या होता है L1 इंटू L2 माइनस का एम स्क्वायर बटे बटे L1 प्लस L2 माइनस का 2m। ठीक है, अब इसी तरह से सब एक्सट्रैक्टिव का मतलब क्या हो जाएगा, एक से ऐसा नोट्स में शामिल करना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे एग्जाम में पूछेगा। एक से करंट इन कर रहा है और दूसरे से आउट हो रहा है, तो भैया ये क्या हो जाएगा, सब एक्सट्रैक्टिव, और इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस m है, तो ये हो गया तुम्हारा L1 और ये हो गया तुम्हारा L2। तो इस कंडीशन में जो तुम्हारा L इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा, जल्दी से बोल दो। तो सर वही होगा L1 इंटू L2 माइनस का एम स्क्वायर बट्टे में सेम रहेगा ऊपर वाला, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस का 2m हो जाएगा। ठीक है, इसका हम प्रूफ नहीं कर रहे, ये चारों फॉर्मूला है भाई, इस चारों फॉर्मूला पे तुम्हें क्वेश्चन दे देंगे और सीधे पूछ लिया जाएगा। तो देखो मैंने एक क्वेश्चन करके दिखाएगा, अभी आने वाले समय में और देखेंगे, चीजों को अच्छे से समझेंगे। तो चार को तैयार करना, इसका अब आंसर सबको ही बता देगा। दो प्रोडक्ट अन्योन प्रोडक्ट के साथ श्रेणी क्रम में जुटे हुए हैं, तो भैया क्या हो जाएगा, अन्योन का मतलब होता है एडिटिव, यानी कि भैया उसका क्या हो जाएगा L इक्विवेलेंट वाला L1 प्लस L2 प्लस 2m, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। चलो इस क्वेश्चन की अपार सफलता के बाद हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। चलो देखो भाई, एक 3 फेज एसी परिपथ में 100 ओम है, ठीक है भाई, 100 ओम के स्टार के साथ संयोजित लोड से जुड़ा है। यदि प्रत्येक फेज का फेज वोल्टेज 200 वोल्ट है तो फेज धारा, तो भैया आई फेज बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो। सब भैया 100 है तो भैया बोलोगे कि सर V बटे R होता है, सबको पता है। तो वोल्टेज कितना 200 है, ठीक है, और रेसिस्टेंस 100 है, तो लोड का धारा कितना आ जाएगा, जल्दी से बोलो। तो 2 एम्पियर इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। अब भाई इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में एकल संधि ट्रांजिस्टर यूजेटी का प्राथमिक उपयोग क्या है, यूजेटी का प्राथमिक उपयोग क्या है। ठीक है, देखो भाई यूजेटी की जब भी प्राथमिक उपयोग, यानी कि देखो यूजेटी का पहले सबसे पहले तुमसे पूछेगा फुल फॉर्म, तो इसको बोलते हैं भैया यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसमें भैया इसको बोलते हैं एकल संधि, ठीक है, ट्रांजिस्टर। इसका उपयोग हम लोग बताएंगे अभी, यूजेटी के बारे में थोड़ा सा जान लो पहले, ठीक है। ये भैया एक तो तुम्हारा इसका पहले सबसे पहले तुमको हम बता देते हैं, एक 3 टर्मिनल डिवाइस है। कैसा 3 टर्मिनल डिवाइस है, देखो भाई इसमें दो जंक्शन होते हैं, पी ये तुम्हारा एन हो गया, और यहाँ पे होता है तुम्हारा पी, और इसी पे तुम्हारा इमीटर दिया जाता है, और यहाँ पे होता है तुम्हारा बेस 1, और यहाँ पे होता है भैया बेस 2, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया इमीटर, यानी कि देखो तो कैसा है 3 टर्मिनल है, ठीक है, 3 टर्मिनल डिवाइस है। सबसे पहले पूछेगा यूजेटी कैसा डिवाइस है, तो 3 टर्मिनल डिवाइस है, और इसमें एक पीएन जंक्शन है, क्या है 1 पीएन जंक्शन है, 1 पीएन जंक्शन है, ठीक है, एक पीएन जंक्शन है। समझ में आ गया, हाँ भाई समझ में आ गया, ठीक है। एक तो ये हो गया क्वेश्चन तैयार करना, इसका सिंबल पूछ देता है, तो सिंबल करने के लिए भाई ये वाला लाइन मोटा बना देना, ये वाला लाइन मोटा बना देना, ठीक है, ठीक है, और ये वाली लाइन ऐसे कर दो और ऐसे कर दो, और यहाँ से तुम अपना ऐसे करंट दे दो इमीटर वाला। ये हो गया तुम्हारा इमीटर, ये हो गया तुम्हारा बेस 1, और ये हो गया तुम्हारा बेस 2। इसका भैया ये क्या है, सिंबल है, ठीक है, यूजेटी का सिंबल है। ये भी एग्जाम में दे देगा, तुमसे पूछ देगा किसका सिंबल है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना, 3 टर्मिनल। इसका यूज करते हैं बाबू, यूज करते हैं SCR के जो फैमिली है, जैसे ट्रायक डायक, इसको ट्रिगरिंग करने के लिए क्या करते हैं, इसको ट्रिगरिंग। ट्रिगरिंग का मतलब समझते होगे सब आप लोग, इसको ऑन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं यूनि जंक्शन ट्रांजिशन का। समझ में आ गया। तो भैया एक यूजेटी है भैया, इसमें 2 माइनॉरिटी कैरियर और मेजॉरिटी P और N के कारण इसमें करंट फ्लो करता है, इसलिए इसको भैया कहीं कहीं द्विध्रुवी संधि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, द्विध्रुवी संधि के नाम से भी जाना जाता है। एक द्विध्रुवी संधि युक्ति भी है, इसमें आ गया। इसको कहीं कहीं भाई एक अनदर नाम से भी जाना जाता है यूजेटी को, उसको बोलते हैं भैया डबल बेस डायोड। क्या बोलते हैं, डबल बेस, इसको भी याद करना, डबल बेस डायोड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो भैया इसका यूज क्या हो जाएगा, यूजेटी का प्राथमिक उपयोग क्या है, SCR और ट्रायक को भैया ट्रिगरिंग करने के लिए इसका यूज करते हैं। यूजेटी के बारे में ये सब पॉइंट याद करके जाना। सिंबल 3 टर्मिनल 1 पीएन जंक्शन होता है, लेकिन भैया इसमें P और N की वजह से भैया करंट फ्लो करते हैं, मेजोरिटी और माइनॉरिटी की वजह से, जिसकी वजह से द्विध्रुवी संधि इसको भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्तित तुल्यकालिक चाल पे चलते हैं, यानी कि भैया जो तुम्हारा अल्टरनेटर है, ठीक है,
अल्टरनेटर है। अल्टरनेटर भैया वो सिंक्रोनस स्पीड यानी कि जो भैया होता है एनएस से किस चाल पे चलते हैं, सबको पता है कि भैया ये अल्टरनेटर जो होता है भैया इसी को हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस जनरेटर भैया। और ये एक और होता है तुम्हारा सिंक्रोनस मशीन में सिंक्रोनस मोटर। ये पूरी दुनिया को पता है कि सिंक्रोनस जोटर और सिंक्रोनस मोटर ये दोनों भैया हमेशा ऑलवेज स्पीड्स ऑन द सिंक्रोनस स्पीड यानी कि एनएस पे ही घूमते हैं, हमेशा एनएस पे ही घूमते हैं। और सबको पता है कि सर एनएस बराबर क्या होता है 120 F/P। ठीक है, तो भाई याद रखना प्रत्यावर्तित यानी कि सिंक्रोनस जनरेटर एक अल्टरनेटर की जब बात किया जाए या सिंक्रोनस मोटर की बात किया जाए तो भैया ये हमेशा तुल्यकालिक चाल यानी कि सिंक्रोनस स्पीड से हमेशा उसी चाल पे चलते हैं, ना कम ना बेसी, हमेशा बराबर पे चलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। यहाँ पे अगर तुम्हें सिंक्रोनस मोटर दिया रहता तो उस कंडीशन में भी तुम्हारा क्या रहता, यही आंसर होता। चलो क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। इससे भी तुम्हारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तुम्हें भैया इसमें से दो क्वांटिटी दे देंगे और एक का वैल्यू पूछ सकता है, फ्रीक्वेंसी दे देगा, पोल दे देगा, स्पीड दे देगा। ठीक है, स्पीड पूछ देगा, स्पीड दे देगा, फ्रीक्वेंसी दे देगा, पोल पूछ देगा। तो एक फॉर्मूला को तैयार करना ये सबको याद होना चाहिए भाई, सबको याद होना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो अब भाई यहाँ पे इस क्वेश्चन को करना बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो धीमी चाल वाले डीजल इंजन प्रत्यावर्तित में किस प्रकार का रोटर का उपयोग किया जाता है। तो भाई जस्ट जब भी हम लोग सिंक्रोनस मशीन पढ़ते हैं, सिंक्रोनस मशीन पढ़े या जनरेटर पढ़े या अल्टरनेटर पढ़े, ठीक है, या तो जनरेटर पढ़े या मोटर पढ़े, ठीक है, तो भैया एक डीजल इंजन वाले प्रत्यावर्तित है, डीजल इंजन वाला अल्टरनेटर है जिसका स्पीड धीमे है। तो भाई इसमें हम लोग दो प्रकार का रोटर यूज करते हैं। सिंक्रोनस मशीन में भैया दो प्रकार के, तुल्यकालिक मशीन में दो प्रकार का रोटर यूज करते हैं। एक का नाम है भैया सिलेंड्रिकल, ठीक है, सिलेंड्रिकल रोटर, और दूसरा का नाम है भैया सलिएंट पोल रोटर। अभी तुम्हें सब क्लियरिटी हो जाएगा, ठीक है। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, बता रहा हूं, सलिएंट पोल रोटर। ठीक है, देखो सिलेंड्रिकल का हिंदी में बोलते हैं भैया बेलनाकार रोटर संरचना, और सलिएंट पोल का हम लोग बोलते हैं बाबू समुन्नत ध्रुव संरचना। क्या बोलते हैं, समुन्नत ध्रुव हिंदी में संरचना। तो भाई इसको भी करना हिंदी वाले, ठीक है। तो देखो इसमें मैं तुम्हें एक ट्रिक बता रहा हूं, हर चीज को तुम याद रखोगे। एक ट्रिक याद रखना, देखो सिलेंड्रिकल का मतलब बेलनाकार। तो भैया एक बेलन जैसा तुम संरचना बना लो भैया बेलन जैसा हमने क्या कर दिया, संरचना बना दिया। इसी बेलन की संरचना से तुम सारे चीज को याद कर लोगे, ठीक है। बस तुम्हारे दिमाग में इतना होना चाहिए। दूसरा, इसमें सलिएंट पोल की संरचना तुम्हें नहीं भी याद है तो तुम अपने ध्यान से ऐसे कर लेना, ठीक है। अभी तुम्हें एक ट्रिक से सारी चीजें याद करा देता हूं। अब देखो सबसे पहले पूछे जाएंगे सिलेंड्रिकल रोटर में भैया इसका जो एक्सियल लेंथ और डायमीटर। तो भाई जब तुम इसकी डायमीटर को जब नापोगे तो एक केंद्रक हो जाएगा, और ये देखो डायमीटर, ये वाली डायमीटर बोलेंगे। तो भैया इसकी जो डायमीटर है यानी कि लिख लो व्यास, डायामीटर। इसकी डायमीटर क्या होता है, कम होता है। डायमीटर कम होता है किसके कंपैरिजन में, तो एक्सियल लेंथ। तो एक्सियल लेंथ क्या बोलेंगे, ये हो गया तुम्हारा इसका एक्सियल लेंथ। एक्सियल क्या हो जाएगा बाबू, लेंथ हो गया जो एक्सिस पे होते हैं। तो भैया इसका डायमीटर कम, और एक्सियल लेंथ क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, एक्सियल लेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब जब तुम इसमें जाओगे तो भैया इसका एक्सियल लेंथ देखोगे तो इतना आएगा, ठीक है। अब इसका जब डायमीटर देखोगे तो यहां से देखो डायमीटर हो गया, तो इसका जो डायमीटर होता है, डायमीटर क्या होता है, ज्यादा होता है, डायमीटर ज्यादा होता है। और तुम्हारा एक्सियल लेंथ जो होता है, एक्सियल लेंथ वो क्या होता है बाबू, कम होता है। एक तो पहला डिफरेंस तुम्हें पता ही होना चाहिए इस रोटर के कंस्ट्रक्शन को देख करके। याद रहेगा सबको याद रहेगा भाई, सबको याद रहेगा। चलो हाँ सर याद रहेगा। अभी इसमें के मेन यूज बता रहे हैं। देखो भाई जब भी इसका यूज किया जाता है तो भैया इसको हम लोग यूज करते हैं लो स्पीड के लिए। क्या, लो स्पीड के लिए, यानी कि जहां पे हमें कम गति की आवश्यक है, ठीक है भाई, कम गति की आवश्यक है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, लो स्पीड के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग यूज करते हैं कहां पे, सबको पता है बाबू, हाइड्रो पावर प्लांट में यूज करते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, ठीक है, डीजल पावर प्लांट, ठीक है। इसको जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, इसको हम लोग यूज करते हैं बाबू हाई स्पीड के लिए। जैसे एग्जांपल में देख लो भैया, तुम्हारा होता है भैया कौन सा पावर प्लांट, जल्दी से बोलो। तो भैया हमारा होता है थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। हाई स्पीड के लिए थर्मल पावर प्लांट में हम लोग यूज करते हैं। तो भैया इसमें हाई स्पीड कम मिलेगा। देखो भाई सबको पता है NS इक्वल टू क्या होता है, 120/F। अब भैया
सॉरी 120 बाई पी होता है एनएस बराबर। अगर मैं तुमसे बोलूं कि एनएस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी है, यानी कि पोल की संख्या ज्यादा होगी, पोल की संख्या ज्यादा होगी तो एनएस की संख्या क्या होगी, एनएस जो स्पीड आएगा कम आएगा। और पोल की संख्या कम होगी, पोल की संख्या क्या होगी, कम होगी, कम होगी, पोल की संख्या कम होगी तो स्पीड की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। तो भैया देखो स्पीड किसमें ज्यादा है, स्पीड किसमें ज्यादा है, इसमें है। तो भैया इसमें जो पोल होता है, इसमें पोल मोस्टली हम लोग दो यूज करते हैं, इसलिए भैया इसका भैया क्या होगा, कम पोल ज्यादा स्पीड। और इसमें भैया स्पीड क्या है तुम्हारा, कम है, स्पीड क्या है, लो स्पीड है, कम है, तो इसमें भैया कहीं ना कहीं पोल ज्यादा होगा। यानी कि इसमें जो पोल होता है प्रैक्टिकली 12 से 20 पोल हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसको भी तैयार करके जाना। तो बोलो भाई धीमी चाल, जैसे ही उसने बोला धीमी चाल, धीमी चाल लो स्पीड किसमें मिलता है, तो समुन्नत ध्रुव संरचना में, देखो मैंने पढ़ाया, इसको तैयार करके जाना। इसमें से एक क्वेश्चन फंसने की संभावनाएं है। तो क्वेश्चन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, समुन्नत ध्रुव संरचना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, तार कुंडलित वायर वुंड प्रतिरोधकों के प्रतिरोध तार में प्रयुक्त प्राथमिक सामग्री क्या होता है, सबको पता है, नाइक्रोम। चलो क्वेश्चन नंबर 34, हाँ भाई, एक आदर्श ट्रांसफार्मर की कोर की पारगम्यता के बराबर होती है। देखो भाई जब भी एक आइडियल की बात करें जाए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भैया ट्रांसफार्मर की, आइडियल का मतलब होता है आदर्श, सबको पता है भाई। तुम एक आदर्श हो, तुम आइडियल किसको बोलोगे ना भैया, तुम में किसी प्रकार की कमी नहीं है। कोई भी मशीन आइडियल कब हो सकती है, जब उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, वो 100% सत्य है। क्या भाई, 100% क्या है, सत्य है, 100% सत्य है। अब भाई मैं तुमसे पूछूं कि तुम 100% सही हो सकते हो, दुनिया में कोई ऐसा आइडियल है नहीं, ठीक है, सब में कुछ ना कुछ कमियां होती है, खामियां होती है भाई, ठीक है। लेकिन जब आइडियल की बात करते हैं बस इसको थ्योरेटिकली हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा संभव है नहीं, ठीक है। आइडियल की बात किया जाए तो जब भी एक आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करते हैं बाबू, तो उसकी पारगम्यता, इसमें कुछ पॉइंट हम लिखवा देते हैं। देखो सबसे पहला क्या होता है इसमें, नो लॉस, यानी कि किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। अब भैया जब लॉस ही नहीं होगी तो भैया इसकी इफिशियंसी कितना हो जाएगा, जल्दी से बोलो कि सर इफिशियंसी इसकी कितनी हो जाएगी, 100% हो जाएगी। लेकिन ऐसा कभी संभव नहीं है, क्योंकि भाई ट्रांसफार्मर में अगर तुम देखोगे तो वहां पर वाइंडिंग में लॉस होता ही है, इफिशियंसी 100% कभी नहीं हो सकता। लेकिन जब भी आइडियल शब्द लग गया तो हम बस उसको एजम्पशन कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई। अब भैया एक होता तुम्हारा, अब भैया जब तुम्हारा कोई प्रकार का लॉस है ही नहीं तो इसका जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वोल्टेज रेगुलेशन यानी कि वोल्टेज का नियमन जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा हूं, एक होता है तुम्हारा पारगम्यता, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं परमिएबिलिटी। क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी, ठीक है भैया। इसका मतलब होता है कोई भी कोर, जब भी कोई भी आयरन का कोर है भैया, वो जब बनाया जाता है तो उसकी परमिएबिलिटी को इनफाइनाइट नहीं रख करके हाई रखते हैं, ठीक है। हाई क्यों रखते हैं कि भैया परमिएबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी, कि भैया तुम इस कोर से मैक्सिमम फ्लक्स को पास करने की तुम परमिशन दो, जितना ज्यादा मैक्सिमम फ्लक्स होगा उतना अच्छा कोर होगा। तो भैया एक आइडियल ट्रांसफार्मर की जब बात करते हैं तो परमिएबिलिटी यानी कि फ्लक्स को पास करने की भैया जो तुम्हारा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए परमिएबिलिटी, ठीक है, अनंत। और इसी के टर्म से भैया तुम्हारा क्या होता है, जैसे तुम बोलते हो ना, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट की जब भी तुम बात करते हो तो बोलते हो ना कंडक्टिविटी, भैया कंडक्टिविटी हमारा बहुत ज्यादा होना चाहिए। उसी तरह से ये भी है परमिएबिलिटी, जितना ज्यादा तुम फ्लो कर सकते हो, ठीक है, अपने अंदर से तुम भैया इलेक्ट्रिकल सर्किट में जितना तुम करंट को पास करा सकते हो उतना अच्छा कंडक्टिव है। इसी तरह से जब मैग्नेटिक सर्किट की बात किया जाता है, चुंबकीय परिपथ की बात किया जाता है, तो पारगम्यता यानी कि परमिएबिलिटी का मतलब है कि अपने अंदर से कितना फ्लक्स को वो भाई पास कर रहा है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा एक रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस क्या होता है बाबू, रेसिस्टेंस विद्युत सर्किट में सबने पता है कि सर धारा को जो प्रवाह को विरोध करता है। तो इसी तरह से भैया तुमसे पूछा जाएगा, क्या तुमसे क्या पूछा जाएगा, यहाँ पे भी एक होता है रिलक्टेंस, यहाँ पे होता है मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है रिलक्टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग भैया प्रतिस्तंभ। प्रतिस्तंभ इसका काम क्या है भैया, जैसे वहां पे क्या होता है तुम्हारा रेसिस्टेंस का काम क्या है, विद्युत धारा के प्रवाह को रोकना, अपोज करना। सेम काम होता है भैया यहाँ पे भी रिलक्टेंस का, प्रतिस्तंभ का, कि भैया मैग्नेटिक फ्लक्स को भैया पास करने की, प्रवाह की दर को क्या करता है, रोकता है, उसी को बोलते हैं भैया अपोज करता है, उसी को बोलते हैं रिलक्टेंस। तो भैया रिलक्टेंस कैसा होना चाहिए भैया, एक आदर्श के लिए ये भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए भैया। इसको हम लोग
डिनोट करते हैं एस से, यानी कि एस तुम्हारा क्या होगा 0 होगा। तो इतना टर्म होगा आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए, इस सारे को तैयार करना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो भैया एक आदर्श ट्रांसफार्मर कोर की पारगम्यता कितनी होगी, जल्दी बताओ पारगम्यता क्या होगा। तो भैया बोलो कि इन्फिनिटिव होगी। अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे कट करूं और बोल दूं कि भैया उसकी प्रति स्तंभ क्या होगा, प्रति स्तंभ क्या होगा, प्रति स्तंभ क्या होगा, तो बोलोगे सर उसकी प्रति स्तंभ 0 होगी। तो भाई सब करके जाना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 हल्का सा क्वेश्चन है, तुम्हें पास करने के लिए सब देता है, ठीक है। 35 है, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 5 एम्पीयर है, चालक का प्रतिरोध 10 ओम है, ओम के अनुसार चालक के वोल्टता V बराबर सबको पता है I इंटू आर, 10 इंटू 5 कितना हो गया बाबू 50 वोल्ट इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 26 देखो भाई, चुंबकीय द्रवा चालित यानी कि एक मैग्नेटिक हाइड्रोलिक एमसीबी होता है, सबको पता है इसका क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर सबको पता है। एक होता है भैया तुम्हारा एमसीसीबी, इसको भी तैयार कर जाना, इसको बोलते हैं मॉड्यूल केस सर्किट ब्रेकर, इसका भी फुल फॉर्म करके जाना। तो देखो भाई कौन सा अवयव लोह निमज्जक को होल्ड करता है, तो भैया ये जो होता है ना एमसीबी, एक होता है इसमें होता है भैया, एक होता है तुम्हारा फेरस मटेरियल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं भैया लोह निमज्जक को होल्ड करने के लिए, भैया एक लोहा के चीज को होल्ड करने के लिए भैया इसको हम लोग क्या लगाते हैं, इसमें दो ये क्या लगाते हैं, एक नन फेरस क्या लगाते हैं, नन फेरस क्या लगाते हैं, एक ट्यूब लगाते हैं, नन फेरस क्या लगाते हैं, एक ट्यूब लगाते हैं जिसमें भैया इस वाले यानी कि जो फेरस वाला है ना लोह निमज्जक, इसको क्या करता है होल्ड करता है, ताकि भैया जब तुम्हारा इसमें करंट पड़ेगा तो भैया क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, अगर तुम इसको एक मैग्नेट के अंदर रख दोगे तो क्या करेगा, इसको भी मैग्नेटाइज कर देगा। इसलिए भैया एक नन फेरस मैग्नेट ट्यूब में हम लोग क्या करते हैं, इसको रखते हैं, किसको, इस एमसीबी में जो तुम्हारा फेरस यानी कि लोह निमज्जक है उसको होल्ड करने के लिए एक नन फेरस ट्यूब लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 यानी कि एक अलोह ट्यूब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 37, देखो हलवा सा क्वेश्चन है, आप सभी को पास करने के लिए दे दिया है 3/8 और भैया 5/12 का पूछा है। तो 12 36 और 8 × 40/96, 36 और 40 कितना आया 76/96, 19 × 76 और 24 × 96 यानी कि भैया ये 19/24 इज द राइट आंसर। चलो ये सब देखो, तुम्हें भाई रेलवे वाला ये भी चाह रहा है कि बंदा कैसे भी करके पास हो जाए। तुम भैया इसमें से 15 क्वेश्चन में बता रहा हूं, ऐसे ही दिमाग से कर ले जाओगे। चलो भाई क्वेश्चन पूछा है 220 वोल्ट शंट जनरेटर का क्षेत्र प्रतिरोध 110 ओम है, तो क्षेत्र धारा तो सबको पता है भैया IB बराबर क्या होता है, ठीक है, फील्ड करंट बराबर V SH बट्टे भैया RSH, ठीक है। तो भैया V कितना है 220/110, बस I बराबर V/R पे भी चले जाओ, यानी कि 2 एम्पियर इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखो भाई अभी भी हमने बताया गया यूजेटी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक द्विध्रुवी संधि युक्ति भी बोलते हैं, ठीक है। चलो 40 वायु कोड प्रेरक का उपयोग समांतर, देखो भाई एक होता है वायु कोड यानी कि एयर कोर इंडक्टर होता है, ठीक है। एक होता है भैया फेराइट कोर इंडक्टर होता है, ठीक है। इसका सबका हम लोग उपयोग करते हैं भैया बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी के आवृत्ति वाले जितने भी भैया इंस्ट्रूमेंट हम लोग तैयार करते हैं, परिपथ याद करते हैं किसका, हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 1 मेगाहर्ट्ज से लेकर के भैया 100 मेगाहर्ट्ज तक ले हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं एयर कोर को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 100 मेगाहर्ट्ज तक की उच्च आवृत्तियों पर हम लोग किसका यूज करते हैं, एयर कोर प्रेरक का यूज किया जाता है, ठीक है। इसको तैयार कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 41 पे, देखो भाई 3 पेज संतुलित धारा में संतुलित प्रणाली में यदि लोड पूर्णतः प्रतिरोधी है, यानी कि भैया जब तुम्हारा लोड भैया क्या है, प्रतिरोधी यानी कि प्रतिरोध है, प्योरली रेसिस्टिव है, तो लाइन धारा और तुम्हारा लाइन वोल्टेज में क्या संबंध होगा, तो भैया जब भी तुम्हारा प्रतिरोध, जब तुम्हारा लोड प्योर क्या है, प्योर तुम्हारा प्रतिरोध है, तो भैया जब हम पढ़ते हैं तो भैया जो तुम्हारा लाइन करंट और जो तुम्हारा फेज करंट होता है दोनों तुम्हारा सेम में आता है, ठीक है। लाइन करंट और लाइन जो वोल्टेज होता है वो दोनों सेम फेज में आता है, यानी कि दोनों के दोनों क्या होता है, जल्दी से बोलो, एक ही फेज में होते हैं, यानी कि 0 डिग्री इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट होती है, यानी कि लाइन वोल्टेज के साथ फेज में होती है। जब तुम्हारा लोड, और क्वेश्चन तैयार करना जल्दी से, जब तुम्हारा लोड प्रेरित
प्रेरक यानी कि इंडक्टर हो, इंडक्टर हो, क्या हो, इंडक्टर हो, तो भैया इस कंडीशन में जो तुम्हारा होता है, जो तुम्हारा लाइन करंट, ठीक है, जो तुम्हारा लाइन करंट जो होता है भैया, वो तुम्हारा लाइन वोल्टेज से 90 डिग्री क्या होता है, पीछे होता है, 90 डिग्री पीछे होता है। अगर तुम्हें यहाँ पे लिखा जाता प्रेरक है, प्रेरक है, तो क्वेश्चन में क्या मारते हो, तो लाइन वोल्टेज जो होता है भैया, लाइन वोल्टेज से 90 डिग्री पक्षगामी होता है। देखो लाइन वोल्टेज यहाँ है, देखो, और ये तुम्हारा देखो 90 डिग्री पीछे है। भाई एक चीज और बता रहा हूँ, कौन पीछे कौन आगे करने के लिए कुछ मत करना, तुम चले जाना इन दोनों के बीच से एक अपने मन से एक लाइन खींच लेना, इन दोनों के बीच से क्या होगा, लाइन खींच लेना, और हमेशा इस लाइन पे तुम पहुंच जाना, और यहाँ से तुम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाना। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे ही तुमने घूमा, जो तुम्हें आगे मिली राशि, जो तुम्हें राशि सबसे पहले मिल गया, वो लीडिंग होगा यानी कि अग्रगामी होगा, और उसके पीछे वाला क्या हो जाएगा, पक्षगामी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से देख लो भैया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने गया वोल्टेज आगे है, तो वोल्टेज तुम्हारा क्या हो गया, अग्रगामी, और करंट क्या हो गया, पक्षगामी। तो भैया बोलोगे कि जो करंटवा है 90 डिग्री पक्षगामी है, क्या से, वोल्टेजवा से। तो यही प्रोजेक्ट पूछता तो क्या हो जाएगा, लाइन वोल्टेज से 90 डिग्री क्या है, पक्षगामी है। अब भैया प्योर संधारित रहता तो इसी क्वेश्चन में क्या रहता, संधारित, इसी क्वेश्चन में क्या रहता, संधारित, यानी कि प्योर कैपेसिटर रहता तो, प्योर कैपेसिटर रहता तो भैया क्या हो जाता, ये होता तुम्हारा लाइन वोल्टेज, और ये हो जाता तुम्हारा नाइट करंट। ठीक है, तो ये भैया तुम्हारा 90 डिग्री क्या हो जाता, आगे हो जाता, 90 डिग्री आगे हो जाता। कैसे आगे हो जाता सर, वही करते हम लोग, यहाँ से जाते, देखो बीचवा में से अपन मन से लाइन खींच लेते, और यहाँ पे पहुंच जाते, और पहुंच के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाते, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तुम जैसे ही घुमा, सबसे पहले मुझे तुम्हें मिला क्या, करंट। तो करंटवा आगे हो गया, वोल्टेजवा पीछे हो गया, तो भैया करंटवा आगे हो गया, वोल्टेजवा पीछे हो गया। कितना डिग्री से वोल्टेजवा पीछे हो गया, 90 डिग्री से। केकरा से, तो करंटवा से। तो भाई अगर तुमसे पूछता संधारित में क्या होता, तो भैया लाइन धेरा क्या हो जाता, देखो ये 90 डिग्री किससे, वोल्टेजवा से आगे है, लाइन वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी। उस कंडीशन में भैया तुम्हारा क्या हो जाता, ये वाला हो जाता। उस कंडीशन में कौन सा हो जाता, जब तुम्हारा संधारित रहता तो ये हो जाता, कैपेसिटर रहता, प्रेरक रहता तो भैया ये हो जाता। ठीक है, प्रतिरोधी है तो तुम्हारा ये हो गया। तो भाई इस तरीके से मैंने तुम्हें 3 क्वेश्चन बताया, इन तीनों क्वेश्चन को तैयार करना। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से तुम समझ गए होगे। क्वेश्चन नंबर 42, भैया बच्चा बच्चा जानता है विशिष्ट गुरुत्व का घनत्व मात्रक क्या होता है, इसकी कोई भी मात्रक नहीं होती, बीमाहीन होती है। चलो क्वेश्चन नंबर 43, देखो भाई निम्नलिखित में से कौन सा हस्तचलित ड्रिलिंग मशीन में 6 एम तक के छोटे व्यास के छेदों को ड्रिल करने के लिए किया जाता है। तो भैया एक बेवल गियर टाइप ड्रिल मशीन है, जिसका उपयोग हम लोग 6 mm की छोटे व्यास तक छेद के लिए किया जाता है। इसको तैयार करना नहीं भी हो रहा है तो टेंशन मत लेना है भाई, तुम्हें बस पास ही करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, देखो भाई किसी मूल ड्राइंग के लिए शीट का आकार चुनते समय मुख्य रूप से किस पर विचार किया जाना चाहिए। भाई जब तुम एक ड्राइंग शीट लेके आ रहे हो मार्केट से खरीद करके, ठीक है, ड्राइंग शीट तुमने क्या किया, खरीद करके तुमने लाया मार्केट से, तुम क्या चाहोगे कि भाई इसको जो हमें चाहिए, जब तुम इस पे ड्राइंग तुम बना रहे हो भैया, एक तो अच्छे से इस पे स्पष्ट रूप से यानी कि बहुत अच्छे तरीके से भैया, जब मैं पेंसिल का यूज करूँ तो अच्छे से चले भैया, किसी प्रकार का इसमें रिजोल्यूशन, जैसे रिजोल्यूशन उसका देखना है कि भैया ये सही में इस पे जब लिखेंगे तो हमारा पेंसिल तो भाई कहीं घिसेगा फिसेगा तो नहीं ना, पेंसिल तो नहीं टूट जाएगा ना भैया। एक अच्छी तरीके से इस पे तुम जब लेके आओगे तो हमें विचार करना है क्या, उस पर आवश्यक स्पष्टता और रिजोल्यूशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इस पे हम लोग क्या करोगे, बात करोगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 45 में। देखो भाई संतुलित स्टार संयोजक प्रणाली में जो न्यूट्रल बिंदु होता है, देखो भाई ये होता है तुम्हारा स्टार, सबको पता है, और इसमें भैया एक हम लोग क्या करते हैं, एक न्यूट्रल जोड़ते हैं। ये भैया जो न्यूट्रल जो होता है ना बाबू, न्यूट्रल होता है सभी फेज के, ये देखो भैया सभी फेज के सापेक्ष में क्या होता है बाबू, ये शून्य विभव पे होता है, तभी इसमें भैया तुम्हारा न्यूट्रल से तुरंत करंट चला जाता है। ठीक है, सभी फेजों के सापेक्ष शून्य विभव पर होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 46, देखो भाई रिंग मेन सिस्टम, एक सेकेंड थोड़ा पानी पी लेने दो। हाँ भाई कर रहा है क्वेश्चन, रिंग मेन सिस्टम में टैपिंग के लिए किस प्रकार के घटकों का उपयोग किया जाता है। देखो यार जब हम पावर सिस्टम पढ़ते हैं तो भैया वहां पे 2 प्रकार के सिस्टम पढ़ते हैं, एक होता है तुम्हारा रेडियल सिस्टम, क्या होता है, रेडियल सिस्टम। तो देखो भाई रेडियल सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक सब स्टेशन है, क्या है ये भैया तुम्हारा सब स्टेशन है, यहाँ से तुमने भैया क्या कर दिया, ट्रांसमिशन कर रहा है लाइन। अब भैया बीच में एक गांव पड़ गया, इस गांव को भी तुमने क्या कर दिया, इस गांव को भी भैया तुम क्या कर दिया, दे दिए। फिर आगे बढ़ा, फिर यहाँ पे भी एक गांव पड़ गया, इसको भी तुमने भैया लो, भैया तुम भी लाइन ले लो, तुम भी ले लो। फिर आगे बढ़ा,
फिर आगे बढ़ा तो भैया तुम भी यहाँ पे दियो, चलो एक और गांव मिल गया, तो यहाँ पे ऐसे करके तुम भैया विभिन्न प्रकार के सिस्टमों को तुम एक साथ ही एक ही वायर से तुम क्या कर रहे हो भैया, क्या कर दो, टैपिंग कर करके तुम दे रहे हो। अगर तुम्हें एक भी प्रकार की सिस्टम में अगर खराबी हो गई तो भैया तुम्हारे और अदर गांव में क्या हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, बिजली का सप्लाई नहीं मिल पाएगा। तो भैया ये होता है रेडियल सिस्टम। एक होता है रिंग मेन सिस्टम। तो भैया रिंग मेन सिस्टम है, जैसे तुमने भैया एक तुमने क्या किया, सब स्टेशन बनाया, एक तुमने क्या किया, सब स्टेशन बनाया, और इस सब स्टेशन को तुमने भैया ऐसे किया कि भैया रिंग के सहायता से तुमने क्या कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया। भैया बीच में पड़ा कि भैया एक यहाँ पे भी गांव है, लो भैया तुम भी ले लो बिजली, लो भैया यहाँ पे भी एक गांव है, यहाँ पे भी गांव है, लो भाई तुम भी ले लो, यहाँ पे भी एक गांव है, इसको भी बोला कि तुम भी ले लो, यहाँ पे भी एक गांव है, इसको बोला कि तुम भी ले लो। तो भैया अगर मैं इस गांव की अगर बिजली को मैं दूंगा, इस गांव की अगर मैं बिजली पहुंचाना चाहूंगा, तो मेरे पास दो रास्ते होंगे भैया, एक तो तुम यहाँ से डायरेक्ट सब स्टेशन से दे सकते हो, एक तो तुम इधर से भी घुमा के दे सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें सिस्टम में इधर से फॉल्ट है तो तुम इधर वाला भी से दे सकते हो, यानी कि बिजली की सप्लाई इसमें रुकी रहेगी, बनी रहेगी, हमें एक सिस्टम खराब भी हो जाएगा। तो ठीक है भैया, तो इसके लिए हम लोग कौन कौन सा घटक का यूज करते हैं, तो भैया इसके लिए तुम्हें कंट्रोलिंग स्विच, क्या होता है भैया, कंट्रोलिंग स्विच, फ्यूज, ये सारे के सारे माध्यम से हम लोग क्या करते हैं भैया, हम लोग एक वलय प्रमुख प्रणाली यानी कि रिंग मेन सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो भैया इसका यूज आंसर क्या हो जाएगा, फ्यूज और नियंत्रण स्विचों के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं भैया, हर प्रकार के टैपिंग करते हैं। समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है भाई, गास्केट सील और अंतरक का उपयोग करके बनाए जाते हैं। भैया गास्केट एक प्रकार का सील है, ये सब भैया सील है, किसी भी दो सतह के बीच में भैया होल है, उसको भरने के लिए हम लोग यूज करते हैं भैया। उसके लिए हम लोग एक डिवाइस का नाम है, उस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं पिन पंच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, लो भाई मैंने पहला ही पार्ट में बताया था, लोग आ गया क्वेश्चन, स्टार से योजित प्रत्यावर्तित में लाइन वोल्टेज था ईएल और फेज वोल्टेज था ईपीएच के बीच संबंध किसके द्वारा, भाई स्टार संयोजित में। तो लो भैया स्टार में सबसे पहले सबको पता है कि सर लाइन करंट और फेज करंट क्या होता है, बराबर होता है, और सर जो मेरा लाइन वोल्टेज होता है वो होता है रूट अंडर 3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज होता है। सर इसी में सबने पढ़ा है। तो भैया ईएल और ईपीएच के बीच संबंध क्या हो जाएगा, तो भैया क्या हो जाएगा, ईएल बराबर रूट अंडर 3 टाइम्स ऑफ द फेज वोल्टेज। लो भाई मैंने पहला ही क्वेश्चन शायद बताया था आपको, और अच्छे तरीके से तुमने ऐसा करा दिया, देखो तुम्हारे सेट में और क्वेश्चन आ गए। चलो क्वेश्चन नंबर 49, भैया वेग समय ग्राफ में ऋणात्मक प्रवणता को निरूपित करता है। ऋणात्मक का मतलब ये होता है भैया, उसको बोलते हैं हम लोग मंदन, ठीक है। जैसे देखो भाई क्या होता है, ये होता है तुम्हारा टाइम हो गया, और ये तुम्हारा हो गया वेलोसिटी, ठीक है। अब भाई इसको हम लोग बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं जल्दी से बोलो, इसको बोलते हैं सर एसी रिलेशन। इसको क्या बोलते हैं जल्दी से बोलो, इसको बोलते हैं एसी रिलेशन, यानी कि इसको बोलते हैं त्वरण, त्वरण। अब भैया जब ऋणात्मक प्रवणता, ये जो ऋणात्मक स्लोप आ रहा है, नेगेटिव स्लोप आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं भैया मंथन, मंदन। क्या बोलते हैं इसको जल्दी से बोलो, रिटार्डेशन बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं, सबको पता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मंदन। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रेती संकीर्ण खांचे और 10 डिग्री से अधिक के कोण को रेतन करने के लिए किया जाता है। तो भैया एक होती है भाई नाइफ धार रेती, यानी कि छुर धार रेती, इसको बोलते हैं भैया, कहीं कहीं इसको लिखा जाएगा छुरी, जो नाइफ होता है ना, उस प्रकार की रेती में भैया उसको संकीर्ण खांचे और 10 डिग्री से अधिक कोण को रेतन करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो उस वाले रेती का नाम है छुर धार रेती। तो भाई आज को मैंने पार्ट नंबर 2 कंप्लीट किया, जिसमें से अभी तक हम 75 में से टोटल के टोटल 50 क्वेश्चन कर लिए, और 50 क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से हमने किया, ठीक है। 50 क्वेश्चनों को हमने बहुत अच्छे तरीके से किया। अब भाई हम लोग बात करेंगे बचे हुए नेक्स्ट 25 क्वेश्चन, नेक्स्ट 25 क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे। तो भाई वीडियो को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो भाई अपना कमेंट सेक्शन में राय जरूर देना, और भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो और लाइक करके जाना। तो भाई वीडियो में बने रहने के लिए मेरी तरफ से सबको प्यारा सा थैंक यू, ठीक है। अपना प्रिपरेशन करते रहो। अभी भैया एलपी का रिजल्ट जैसे ही आएगा तुम भाई फिर खुद पढ़ोगे कि हम कैसे करें, तो अभी से तुम सब बेस को बनाते चलो, ठीक है। क्वेश्चन को लगाते चलो और चीजों को सीखते चलो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर।